School of Magic Season 2 Episode 102 Title चुनौती सप्ताह आदर्श वर्सेस रणवीर। इतना कष्टप्रद विद्युत क्षेत्र, मेरी क्रूर चींटी बिच्छू उसके करीब नहीं पहुंच सकती। रणवीर अब चिंतित था। हांगजो में वापस वह इस आदमी के 4th लेवल बेसिक स्पेल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अब जब उसे रैंकिंग की लड़ाई में चुनौती मिल रही थी तो उसे लगा कि लड़ाई और भी कठिन थी। रणवीर ने जानबूझकर द्वंद्व के लिए खुद को तैयार करने के लिए कवच के एक उत्कृष्ट सूट के लिए अपने विंग इक्विपमेंट का व्यापार किया था, क्योंकि यह गारंटी के रूप में कार्य करता था कि वह आदर्श के बेसिक मैजिक का सामना करने में सक्षम होगा। हालांकि आदर्श ने न केवल अपने फायर स्पेल का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए अपने 4th लेवल लाइटनिंग स्ट्राइक का उपयोग किया था। रणवीर का सेकेंड एलिमेंट समनिंग एलिमेंट था, फिर भी यह आदर्श के खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। उसकी क्रूर चींटी बिच्छू एक अनोखा बुलाया हुआ बीस्ट था। एक क्रूर चींटी बिच्छू की लड़ने की क्षमता एक सर्वेंट लेवल के प्राणी के समान थी, लेकिन एक योद्धा स्तर के प्राणी को भी क्रूर चींटू बिच्छू के झुंड के खिलाफ लड़ने पर पीछे हटना पड़ता था। रणवीर का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट क्रूर चींटी बिच्छू योद्धा था। इसकी ताकत कुछ भी उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए एक बार में उनमें से 20 से अधिक को बुलाने में सक्षम था। यह मूल रूप से रणवीर का तुरुप का इक्का था, जिसे उसने विशेष रूप से आदर्श के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। दुर्भाग्य से उसे इस बात का एहसास नहीं था कि आदर्श समूह लड़ाई से नहीं डरते थे। 4th लेवल की लाइटनिंग स्ट्राइक मूलतः एक छोटा डोमेन था। आदर्श विशाल छिपकलियों से लड़ते समय खुद को पीछे हटने से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दुरुपयोग करने में सक्षम था। क्रूर चींटी बिच्छुओं की संख्या विशाल छिपकलियों की जितनी नहीं थी, इसलिए आदर्श के डरने का कोई कारण था ही नहीं। 19 रैंक अब मेरी है। आदर्श के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वज्र! उसने आकाश की ओर अपनी उंगली उठाई, जिससे कहीं से एक वज्र निकला और उसने रणवीर के समुद्र नीले कवच पर हमला कर दिया। लाइटनिंग ने मोटे कवच को उड़ा दिया। चाप आसमान के क्षेत्र में बिखर गया। रणवीर की ऊंचाई किसी तरह कम होगी, ऐसा प्रतीत होता है कि जबरदस्त प्रभाव के कारण वह घुटनों के बल गिर गया था। रणवीर के पैर पूरी तरह कांप रहे थे। कवच ने पहले ही उसके लिए कुछ लाइटनिंग के हमलों को रोक दिया था और अंततः अपनी सीमा से अधिक हो गया था। लाइटनिंग की ऊर्जा कवच के अंतराल से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां लगभग टूट रही है। वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर सका। रणवीर ने शुरू में सोचा था कि वह हांगजो में हुए अपमान से खुद को बचा सकता था, लेकिन फिर भी वह एक बार फिर हार गया था। सच तो यह है कि रणवीर में एक जन्मजात प्रतिभा थी, जिसने उसे सामान्य मैजिशियन की तुलना में दोगुनी तेजी से फायर एलिमेंट के लिए स्टार पैटर्न बनाने की अनुमति दी। यह उनके लिए बहुत बड़ा लाभ था, जो उनकी समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ मिलकर उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में टॉप 3rd में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वह इसके बजाय 19वें स्थान पर अटक गया। लड़ाई हारने के बाद उनके पास अपनी 19वीं रैंक सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच उनकी रैंक गिरकर 45 रैंक पर आ गई। दर्शक सीटों पर बैठे एक युवक मुस्कुराया। जैसा कि मैंने सोचा था, वह आलसी चुभन हार गया। रणवीर, इस डबल इनेट एलिमेंट्स आदमी को हराने में आपको कितना समय लगेगा? जोम शिमिंग ने उसके बगल में बैठे लड़के से कहा। कबीर ने अपना सिर उठाया, जैसे कि वो किसी गहरे सोच में हो। कुछ सेकंड बाद वो अंततः बोला। उसने अब तक जो दिखाया है उसके आधार पर शायद 1 या 2 राउंड के हमले। जो शिमिंग चौंक गया, इससे पहले कि वह जोर से हंसता और कबीर के कंधे पर थपटी देता। मुझे वह याद रहेगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि मेरे पीछे कुछ और लोग हैं जिनसे वह आगे नहीं निकल सकता। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे निकट भविष्य में उसे हराते हुए देख पाएंगे, कबीर ने कहा।
सच है, लेकिन मुझे आपको इस डबल इनेट एलिमेंट बच्चे से संबंधित कुछ बताना है, जो शुमिंग कहता है। ओह, कबीर ने अपनी भौहें ऊपर उठा दी। जो शमिंग ने रहस्यमयी ढंग से कहा, उसने एक अस्थायी स्थान ले लिया है। चयन अभी शुरू नहीं हुआ है, उसे संभवतः स्थान कैसे मिल सकता है? कबीर इस खबर से बहुत खुश नहीं थे। यह स्थान किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको आगे पता चलेगा। इतनी ताकत के बावजूद भी वह अस्थायी स्थान के पाने के योग्य नहीं थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह डबल इनेट एलिमेंट्स वाला व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम हो। काउंसिलमैन झूमेंग, लिंगियन एनफोर्समेंट यूनियन और हांगजो की सिटी काउंसिलमैन, सभी ने उनकी सिफारिश किया है। मैंने इसके बारे में केवल संयोगवश सुना। जो शुमिंग कहता है, एक बड़े शॉट की तरह लगता है। वास्तव में नहीं, मैंने पहले ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर ली है। वह बेहद भाग्यशाली था कि उसने हांगजो को एक प्लेग से निपटने में मदद की। पर्वत संघ हुआंग रैंकिंग के लिए एक उम्मीदवार के रूप में उनकी सिफारिश करने की इच्छुक है। यदि कोई युवा मैजिशियन नहीं है जिसकी उससे अधिक उपलब्धि है, तो सबसे अधिक संभावना है कि वह प्रवेश करेगा, जो शुमिंग ने कहा। कबीर ने अंततः अपना अपमानजनक रवैया वापस ले लिया। उसने आदर्श पर नजर डाली, जो द्वंद्व युद्ध मैदान से नीचे चल रहा था। हुआंग रैंकिंग, यह लड़का हुआंग रैंकिंग का एक अंतिम उम्मीदवार था। एक देश में कई प्रतिभाशाली युवा मैजिशियन थे और उनमें से अधिकांश अलग अलग स्थानों के विभिन्न प्रसिद्ध स्कूलों में गए। आमतौर पर उनके लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का मौका मिलना मुश्किल था, इसलिए लोग अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन कैसे करेंगे? स्कूलों में प्रत्येक एलिमेंट की अपनी रैंकिंग थी, जबकि कुछ के पास पूरे स्कूल के लिए रैंकिंग थी। इस बीच हंटर यूनियन के पास हंटर रैंकिंग थी। ये रैंकिंग केवल उनके संबंधित परिवेशों पर लागू थी। यह किसी की ताकत के मूल्यांकन का मानक बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिणाम स्वरूप 5 महाद्वीपों में मैजिक एसोसिएशन ने स्ट्रीक फिल्टरिंग और मूल्यांकन के माध्यम से डिजाइन की गई 4 रैंकिंग का निर्माण किया था। 4 विश्व रैंकिंग, जिनका अनुवाद किया गया तियान, डी जुआन और हुआंग। यह 4 रैंकिंग है। पहली तियान, फिर सेकंड डी, थर्ड जुआन और फोर्थ हुआंग। तियान रैंकिंग, डी रैंकिंग और जुआन रैंकिंग में विभिन्न स्तरों के एक्सपर्ट शामिल थे। इन रैंकिंग में सूचीबद्ध अधिकांश मैजिशियनों की व्यापक प्रतिष्ठा और उत्कृष्ट ताकत थी। म्यू दाओ, जिसके प्रति शिगुआ ने अपनी वफादारी की शपथ ली थी, जुआन रैंकिंग का एक मैजिशियन था। बिना किसी उपाधि के भी उनकी स्थिति एक काउंसिल मैन के बराबर थी। दूसरी ओर हुआंग रैंक युवा मैजिशियनों के लिए थी। अमृत झील की आपदा के दौरान भूमिगत पवित्र झरने की रक्षा करना, शंघाई में शैतान नगरी का सफाया करना, हांगजो शहर की प्लेग का समाधान करना आदि शामिल थे और उन्होंने उन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। हुआंग रैंकिंग हर 4 साल में एक बार अपडेट होगी और चीन क्षेत्र में हुआंग रैंकिंग पर सूचीबद्ध होने के लिए अनुशंसित मैजिशियन था आदर्श। मूलतः आदर्श के पास वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में पहले से ही एक स्थान सुरक्षित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका नाम नेशनल मैजिक एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और एशिया कॉन्टिनेंट मैजिक एसोसिएशन के माध्यम से जाने के बाद उनका नाम हुआंग रैंकिंग में सूचीबद्ध किया जाएगा। आदर्श काफी हद तक जमीनी स्तर का मैजिशियन था। यदि कोई उसे 4 विश्व रैंकिंग के बारे में नहीं बताता तो वो कभी भी उनके बारे में नहीं जान पाता। कुछ हद तक उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि वह पहले से ही देश के युवा मैजिशियनों के बीच काफी प्रसिद्ध था। एक बार हुआंग रैंकिंग में बदलाव की घोषणा होने के बाद दूसरे देशों के लोग भी उसके बारे में जानेंगे। जो शुमिंग और कबीर दोनों खुद को देश के युवा मैजिशियनों में शीर्ष प्रतिभा में से एक मानते थे। वे विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने और हुआंग रैंकिंग में प्रवेश करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि डबल इनेट एलिमेंट वाला लड़का पहले ही उन दोनों में जगह हासिल कर चुका था, तो उनके लिए उस पर हंसना मुश्किल हो गया था। ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 103 टाइटल जन्मजात प्रतिभा।
इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उनके योगदान को दोहराया नहीं जा सकता। मुझे यकीन है आप भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। जो आदमी 19वीं रैंक हासिल करने के लिए संघर्ष करता है उसे हम पर कदम रखने का क्या अधिकार है? जो शुमिंग हंसे। कबीर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चीजें इतनी जटिल नहीं हैं। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट और हुआंग रैंकिंग दोनों ही किसी का मूल्यांकन उसके ताकत के आधार पर करते हैं। हमें बस उसे हराना है। मैजिक एसोसिएशन के लोग स्कूल की रैंकिंग में हुई हार को भी ध्यान में रखेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि हुआंग रैंकिंग में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति को स्कूल में उसके विरोधियों ने कुचल दिया हो। समाज में उनका योगदान प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन वह रैंकिंग में सूचीबद्ध होने के लिए बहुत कमजोर है। कबीर की बातें सुनने के बाद शुमिंग को राहत मिली। आदर्श को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई पहले से ही उसे निशाना बना रहा है। बार बार द्वंद्वों के माध्यम से उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत बहुत उत्कृष्ट नहीं थी। अपनी कल्टीवेशन में सुधार करने के लिए उन्हें ट्रेजर टावर पर निर्भर रहना पड़ा, अन्यथा वो एडवांस स्तर में आधा फुट भी आगे रहने वालों से बुरी तरह हार जाएगा। आदर्श ने 19वां स्थान हासिल करने के बाद उन्हें 5 दिनों के लिए ट्रेजर टावर में ट्रेनिंग करने का मौका दिया गया। आदर्श ने अपने लाइटनिंग एलिमेंट नेबुला को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आदर्श ट्रेजर टावर की 3री मंजिल पर गए और मुश्किल से 2 दिन वहां रुके। उन्होंने लाइटनिंग एलिमेंट को पागलपन से अवशोषित करने के बाद आखिरकार अपने लाइटनिंग नेबुला को 3rd लेवल तक सुधार लिया। शेष 3 दिनों में उन्होंने शैडो एलिमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। उनका शैडो एलिमेंट काफी समय से स्थिर बना हुआ था। अपनी राहत के लिए वह 5 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले अपने शैडो एलिमेंट को 2nd लेवल तक सुधारने में सक्षम था। यदि उसके राक्षसीकरण के कारण उसकी कल्टीवेशन में एक स्तर की गिरावट नहीं हुई होती तो वह टॉप 20 में शामिल लोगों की तुलना में इतना पीछे नहीं होता। उसके 4 एलिमेंट 3rd स्तर पर पहुंच गए होते। आदर्श के पास कई एलिमेंट थे, इसलिए उन्हें विकसित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा। रैंकिंग में उच्च स्थान पर रहने वालों के लिए ट्रेजर टावर में अधिक समय बिताने से उन्हें उतना लाभ नहीं होगा। फिर भी आदर्श अभी भी अपने अन्य एलिमेंटों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उनका फायर एलिमेंट जो इस समय 3rd लेवल तक था उतना लाभ नहीं उठा सका जितना तब हुआ था जब उन्होंने पहली बार ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन किया था। हालांकि शैडो एलिमेंट और समनिंग एलिमेंट दोनों को पहली बार ट्रेजर टावर में विकसित किया जा रहा था, इसलिए परिणाम काफी प्रभावशाली थे। आदर्श को रैंकिंग में ऊपर चढ़ना था ताकि वह ट्रेजर टावर में लंबे समय तक अभ्यास कर सके, ताकि उसके सभी 4 एलिमेंटों में एक ही समय में सुधार हो सके। फ्लेम बेले की वृद्धि दर तब 4 गुना बढ़ जाएंगी जब उसका समनिंग एलिमेंट दूसरे लेवल तक पहुंच जाएगा। आदर्श के लिए यह महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि जितनी तेजी से फ्लेम बेले अपने किशोर चरण तक पहुंचने में सक्षम थी, उतनी ही तेजी से उसके पास एक शासक स्तर का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट होगा। उनका लाइटनिंग एलिमेंट फिलहाल 3rd लेवल पर था, जबकि शैडो एलिमेंट 2nd लेवल पर था। अगली बार जब वह ट्रेजर टावर का दौरा करेगा तो वह अपने समनिंग एलिमेंट को 2nd लेवल तक सुधारेगा। आदर्श जब ट्रेजर टावर से बाहर आए तो अच्छे मूड में थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय जंगल में ट्रेनिंग में बिताया था और अधिकांश समय स्कूल में अभ्यास करने वाले मैजिशियनों के विपरीत युद्ध और मिशन पूरा करने में काफी अनुभवी थे। इस प्रकार ट्रेजर टावर की प्रत्येक यात्रा के दौरान उन्हें जो लाभ मिले वे भी अपेक्षाकृत प्रभावशाली थे। यह एक मार्शल आर्टिस्ट के समान था। ट्रेजर टावर उनके शरीर को जड़ी बूटियों से धोने जैसा था। हालांकि हर दिन अपने शरीर को जड़ी बूटियों से भिगोने से उनकी शारीरिक विशेषताओं में सुधार हुआ, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उन लोगों की छुपी हुई क्षमता जागृत हुई जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, फिर जड़ी बूटियों में पसीने और खून से सने शरीर को धोया। जैसे हाल ही में जब भी आदर्श ट्रेजर टावर पर जाते थे उनकी कल्टीवेशन में सुधार होता था। उसकी फायर और लाइटनिंग दोनों एलिमेंट 3रे स्तर पर थे और यही कारण था कि आदर्श रैंकिंग में उच्चतर छात्रों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था।
उनका अगला कदम अपने समनिंग एलिमेंट को सेकंड लेवल तक सुधारना था। समनिंग एलिमेंट वह था जिस पर आदर्श ने सबसे कम समय बिताया था। इस प्रकार उसे एक बार में दूसरे स्तर तक पहुंच सुधारने के लिए ट्रेजर टावर में कम से कम 7 दिन बिताने की आवश्यकता होगी। केवल टॉप 10 में रैंक पाने वालों को ही 7 दिन के लिए ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करने का मौका दिया गया था। आदर्श, क्या आप निश्चित है कि आप इसे धीरे धीरे नहीं लेंगे? 19 से 10वें स्थान पर पहुंचने की कोशिश करना थोड़ा महत्वाकांक्षी नहीं है? जब आयशा को उसके इरादों के बारे में पता चला तो उसने उसे गंभीरता से चेतावनी दी। टॉप 30 में प्रत्येक रैंक काफी कठिन है। 19वें से 10वें तक छलांग लगाने तो दूर की बात है, आपको आगे बढ़ने से पहले रैंक 15 से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। समायरा ने आयशा के समान विचार साझा किए। आदर्श निश्चित रूप से बहुत आक्रामक था। समायरा की ताकत में पिछले वर्ष में भी तेजी से सुधार हुआ था। अब वह प्लांट स्कूल में 47 रैंक पर थी और अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रही थी। समायरा ने सोचा कि वह रैंक पर चढ़ने में तेज थी। इस बीच आदर्श टॉप 10 में आने की कोशिश कर रहा था। जो लोग टॉप 10 में हैं, अगर वह उनका वर्णन कर सके तो वे बस राक्षसों का एक समूह थे। यह बहुत अधिक समय बर्बाद कर रहा है। जितनी जल्दी मैं टॉप 10 में पहुंच सकता हूँ, उतनी ही जल्दी मैं संसाधनों पर अपना हाथ जमा सकता हूँ। वे बहुत सारे सोर्स सीड पीस भी देते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं अभी कितना गरीब हूँ। आदर्श ने अपने बालों के साथ खेल रहे छोटे फ्लेम बेले को घूरते हुए व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं अन्यथा नहीं कह सकता। जहां तक मैं जानता हूँ, टॉप 10 में हर किसी के पास अपनी जन्मजात प्रतिभा है। यदि आप उन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो आपको पहले से ही जानना चाहिए कि उनकी जन्मजात प्रतिभाएं क्या है। समायरा ने सलाह दी जब उन्हें एहसास हुआ कि वह अन्यथा आदर्श को मना नहीं सकती। जन्मजात प्रतिभाएं? आपके डबल इनेट एलिमेंट्स के समान कुछ, भले ही वे आपके डबल इनेट एलिमेंट्स की तरह विचित्र नहीं हैं, लेकिन जो लोग हाई रैंक पर है उनमें आमतौर पर अधिक जन्मजात प्रतिभाएं होती है, समायरा ने कहा। अब जब समायरा ने इसका उल्लेख किया तो आदर्श को अंततः याद आया कि रणबीर में भी एक जन्मजात प्रतिभा थी जिसने उसे बाकी सभी की तुलना में दोगुनी गति से स्टार पैटर्न बनाने की अनुमति दी थी। हालांकि वह आदमी बहुत आलसी था, उसने इसका उपयोग नहीं किया। उनकी उत्कृष्ट जन्मजात प्रतिभा की क्षमता। जन्मजात प्रतिभाएं काफी दुर्लभ थी। आमतौर पर जिनके पास एक है उन्हें दूसरों की तुलना में बहुत बड़ा लाभ होगा यदि वे इसे बर्बाद नहीं कर रहे हो तो। आदर्श का अभी तक ऐसे कई लोगों से सामना नहीं हुआ था जिसके पास एक था, लेकिन दोबारा सोचने पर वह अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में था, जो देश के सबसे प्रसिद्ध मैजिशियन स्थानों में से एक है। इसलिए यहाँ हर तरह के पागलों का मिलना उचित था। टॉप 10 में शामिल अधिकांश लोगों में जन्मजात प्रतिभाएं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उनसे कहते रहे कि टॉप 10 में शामिल लोगों के खिलाफ जितना असंभव है। उनकी जन्मजात प्रतिभा ने उन्हें पहले ही बहुत बड़ा लाभ दे दिया था, और यदि उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की होती तो अन्य मैजिशियन उनके सामने कैसे टिक पाते। समायरा के अनुसार चूंकि आदर्श अभी भी एक न्यू स्टूडेंट था, यहाँ तक कि उसकी जन्मजात प्रतिभा पर हावी होने के बावजूद टॉप 10 छात्रों को चुनौती देने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वे संभवतः स्कूल के विशिष्ट छात्र थे जिन्होंने संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया था कई साल से। उनके पास अपने दोनों एलिमेंटों के लिए उत्कृष्ट कल्टीवेशन इक्विपमेंट का एक पूरा सेट और सोल सीड्स थे। वे मूलतः इंटरमीडिएट स्तर पर आ जाए थे। यदि वह जन्मजात प्रतिभा के साथ लड़खड़ाता है तो मूल रूप से उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होती। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।